चलो आज करा देता हूँ वन शॉट, एक वीडियोस में पूरा कंप्लीट। तैयार हो क्या? पूरा देख सकते हो? नहीं टाइम है अभी, बाद में वीडियोस को ऑन कर लेना, अभी बंद कर दो। अगर टाइम है तो आराम से देखो, बैठ जाओ कहीं और सुनो, केवल मचा दोगे। बाद में नोट्स बना लेना, पहले समझ लो। और एक और चीज़, एग्जाम में बाहर नहीं आएगा तो सब्सक्राइब करना। तो आई हैव अ ड्रीम आपका चैप्टर है कि मेरा एक स्वप्न है, मेरा एक सपना है। इसके लेखक थे, राइटर इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर इसके लेखक हैं। ठीक है, तो थोड़ा डिटेल में करेंगे। याद हो गया क्या? मार्टिन लूथर किंग जूनियर लेखक हैं आई हैव अ ड्रीम के। तो चलो आगे बढ़ते हैं और अच्छे से करते हैं। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जो बर्थ था ना, जन्म था, वो 15 जनवरी 1929 को हो गया था। याद रहेगा, 15 जनवरी 1929 को। बहुत बढ़िया। कहाँ? अटलांटा जॉर्जिया यूएसए के अंदर। ये चीजें अच्छे से याद रख लेना, अटलांटा जॉर्जिया यूएसए यानी कि अमेरिका के अंदर। ठीक है, बहुत बढ़िया। डेथ मतलब होता है मृत्यु। 4 अप्रैल 1968 को इनको मार दिया गया था। ठीक है, और किससे मारा गया था भाई? बंदूक से मारा गया था। एसासिनेशन मतलब होता है कि हत्या कर देना किसी के राजनीतिक तौर पे, है ना। तो गन शॉट से मार दिया गया था, बंदूक की मदद से इनको मार दिया गया था 4 अप्रैल 1968 को, और उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगला एक छोटा सा पॉइंट है, वॉज एन अमेरिकन बैप्टिस्ट मिनिस्टर एंड एक्टिविस्ट। ये अमेरिका के बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे एंड एक्टिविस्ट थे। अब एक चीज अच्छे से याद रखो, आपके एग्जाम्स में केवल इंग्लिश लैंग्वेज आएगा, हिंदी का एक भी शब्द नहीं मिलेगा। तो वर्ड से आपको तैयारी करनी है। मैं बाकी टीचर्स की तरह आपको पूरे एकदम इजी करके नहीं चीजें दे सकता, सारी चीजें तो इजी करके दे ही रखा है। इस तरह से यार कौन आपको मैनेज करके दिखाता है, देता है, पढ़ाता है? नहीं ना। तो चीजों को अच्छे से करना होगा, थोड़ा सा तो मेहनत करनी होगी, वर्ड्स को पकड़ना होगा, रटना होगा, कुछ कुछ वर्ड ऐसे आएंगे, है ना। मोर हाउस कॉलेज से देखो, एजुकेशन के बारे में कर रहे हैं, तो मोर हाउस कॉलेज से इन्होंने बीए की पढ़ाई करी थी। ठीक है, और बॉस्टन यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीएचडी करा था। ठीक है, डिग्री की बात हो गई कि बीए का डिग्री लिया था मोर हाउस कॉलेज से, और पीएचडी की डिग्री लिया था बॉस्टन यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तो एजुकेशन की बात हो गई। स्क्रीनशॉट लेते चलो, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और पेरेंट्स के बारे में जानते हैं। पेरेंट्स मतलब मम्मी और पापा के बारे में बेसिकली। मार्टिन लूथर किंग जूनियर इनके पिताजी थे, उन्हीं के नाम पर इनका नाम मिला था। ठीक है, खाली जूनियर लगा दिया गया था। पापा जी इनके सीनियर थे, और लेखक क्या है? जूनियर। बहुत बढ़िया। अल्बर्टा विलियम्स किंग इनके मम्मी का नाम था। अल्बर्टा लिखाता है, उसे अल्बर्ट पढ़ाता है, अल्बर्ट विलियम्स किंग। ठीक है, बहुत बढ़िया। नाम थोड़ा सा टेढ़ा है मानता हूं, बट आपको याद करना है तो आप याद करोगे। अगला है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मतलब होता है पेशा। बैप्टिस्ट मिनिस्टर एंड एक्टिविस्ट थे यह, ऊपर भी मैंने बताया। ठीक है, इनको जाना जाता था सिविल वॉर के लिए, सिविल राइट्स मूवमेंट के लिए, यानी कि नागरिकों के लिए लड़ते थे, नागरिकों के हक के लिए लड़ा करते थे, तो उसके लिए इन्हें जाना जाता था। पीस मूवमेंट्स के लिए भी जाना जाता था, यानी शांति के लिए भी इनको जाना मतलब जाता था। चीजें समझ में आ गई होंगी? बहुत बढ़िया, अच्छे तरीके से आपको चीजें समझ में मेरे भाई आ गई होंगी, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अगला सवाल है तुम्हारा, अवार्ड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अवार्ड के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इनको नोबेल प्राइज मिला था 1964 में। कब मिला था? 1964 में। वर्क इंक्लूड के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से वर्क इंक्लूड थे। तो स्ट्रेंथ टू लव, यानी कि ये लिखा था 1953 में। स्ट्राइट टुवर्ड फ्रीडम, मोंटगोमरी स्टोरी 1958 में। वाई वी कांट वेट 1964 में, और घोष और कम्युनिटी 1968 में। ये चीजें थी, इनके काम किए गए थे। ईस्वी के भी नाम है, किसके कौन से ईस्वी है, बट इतना आपको डिटेल में नहीं याद करना है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया, इसमें से क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। ठीक है, यहाँ से वर्क इंक्लूड से एक वो खाली आता है स्ट्रेंथ टू लव, अच्छे से याद कर लो। कौन सा मेरे भाई? स्ट्रेंथ टू लव, अच्छे से याद कर लो, ये चीजें आती है। नंबर के सवाल एग्जाम्स में आते हैं। ये आपके लिए बेस्ट चैनल है, क्योंकि लाइन बाय लाइन सारी चीजें डेली दे रहा है, हफ्ता के 5 दिन। ठीक है, आई हैव अ ड्रीम इज ए स्पीच। आई हैव अ ड्रीम जो आपका चैप्टर है, वह एक स्पीच है डिलीवर्ड बाय नोबेल विनर, जिसे नोबेल विनर मार्टिन लूथर ने लिखा है ऑन अगस्त 1963, 1963 की बात है। इन दिस स्पीच ही एक्सप्रेस द सीरियस कंसर्न ओवर द अपॉलिंग ऑफ द नेग्रोज इन अमेरिका। वो एक भाषण देते हैं 1963 में, जो नेग्रोज के लोगों के लिए, ठीक है, भयावह हफ्ता पर गंभीर चिंतन व्यक्त करते हैं लोगों के खिलाफ, जो उन लोगों के साथ चल रहा था, काले गोरे में अंतर जो था, भेदभाव हो रहा था, उन सब के खिलाफ। ठीक है, he asked the negroes to fight for their legitimate rights।
वे क्या कहते हैं मेरे भाई, वो अपने वैध अधिकारों के लिए लड़ने को कहते हैं कि आप सब आप आगे आइए और अपने अधिकारों के लिए लड़िए, ठीक है। एट द सेम टाइम ही सेज देयर फाइट्स मस्ट नॉन वायलेंस डिस्क्रिमिनेट द डिग्निफाइड। वो अपने अवैध अधिकारों के लिए लड़ने को कहते हैं, साथ ही उनका कहना है कि लड़ाई अहिंसक, अनुवांशिक और मर्यादाहीन होनी चाहिए, यानी कि अपने हद में होकर ही ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ही ऑल्सो मेक्स एन अपील टू द वाइट पीपुल्स, वो गोरे लोगों से भी अपील करते हैं, गोरे लोगों से जो भेदभाव करते थे, ऑफ अमेरिकास नॉट बी हेट द ब्लैक बिकॉज बोथ ऑफ देम। ये कहते हैं कि तुम गोरे लोग हो, काले लोगों से नफरत मत करो, भेदभाव मत करो, सभी क्या है, बराबर हैं। एंड द क्रिएशन ऑफ सेम गॉड्स, इस सब को भगवान, एक ही भगवान ने बनाया है। हेंस नॉट डिस्क्रिमिनेशन शुड बी मेड ऑन द बेसिक ऑफ कास्ट, क्रीड एंड कलर्स एंड रिलीजन्स। तो हम लोग को ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए कास्ट को लेकर, क्रीड को लेकर, कलर को लेकर, रिलीजन्स को लेकर। ये 4 को लाइन याद रखना, ऑब्जेक्टिव में दे सकता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे यह कहते हैं कि ही इज ऑल्सो होपफुल ऑफ अ डे व्हेन द ब्लैक एंड द वाइट विल सिट टुगेदर एट द टेबल ऑन द ब्रदरहुड एंड एंजॉय इक्वल राइट। तो यह कहते हैं कि हमें उस दिन की उम्मीद है जब काले और गोरे लोग साथ में बैठ के क्या करेंगे, खाना उना सब चीज़ खाएंगे। समझना ध्यान से मेरे भाई, ठीक है, वो कहते हैं, ठीक ना। तो हमें उस दिन की उम्मीद है, उन्हें उस दिन की उम्मीद है जब काले और गोरे भाईचारे के मेज पर बैठकर एक साथ समान अधिकार से आनंद लेंगे, यानी कि काले लोग हो या गोरे हो या कास्ट को लेकर या क्रीड को लेकर, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पहला सवाल है, व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू अचीव थ्रू हिज स्पीच, यानी कि पहला सवाल है कि लेखक अपने भाषण के माध्यम से क्या हासिल करना चाहता था। तो इसका आंसर ध्यान से सुनना। द ऑथर इज ट्राइंग टू अचीव द सपोर्ट ऑफ लिसनर्स इन द फ्रीडम्स स्ट्रगल टू नेग्रोज बाय हिज स्पीच। वो अपनी भाषण की मदद से श्रोतागण जितने भी उनके भाषण को सुन रहे थे, ठीक है, उन सबका समर्थन प्राप्त करना चाहते थे अपनी ओर, मतलब अपनी बातों से उन लोगों को इंस्पायर करना चाहते थे। He also wants to attract the listener toward the petitions of Negroes, यानी कि वह श्रोता के, मतलब जो लोग सुन रहे थे, जो श्रोता थे निग्रोज के, उन लोगों के दयनीय स्थिति के बारे में आकर्षित करना चाहते थे अपनी ओर, उन लोग के स्थिति को बता के, है ना। तो ये चीज़ याद रखना, उन लोग की स्थिति बहुत ही खराब थी, भेदभाव वाली चीज़ें चल रही थी, तो उन सबको अपनी तरफ अपने भाषण की मदद से क्या करना चाहते थे, आकर्षित करना चाहते थे, ठीक है, दयनीय स्थिति को लेकर। दूसरा सवाल है, व्हाट डू यू थिंक मार्टिन लूथर इज ए ग्रेट ओरेटर। क्या तुम समझते हो, क्या तुम जानते हो, क्या तुम्हें लगता है कि मार्टिन लूथर एक महान ओरेटर है। व्हाट अकॉर्डिंग टू योर क्वालिटीज ऑफ योर ग्रेट ओरेटर, तुम्हारे अनुसार क्या क्वालिटी होना चाहिए एक ओरेटर के अंदर। व्हाट डज मार्टिन लूथर अर्ज हिज पीपल टू डू, यानी कि मार्टिन लूथर अपने लोगों से क्या करने के लिए आग्रह करते हैं। तो इसका आंसर ध्यान से सुनो। कोई भी चीज़ को जब आप तोड़ तोड़ के पढ़ते हो ना, चीज़ें याद होती हैं। एंड आपको पता है कि हिंदी का नामो निशान पेपर में नहीं रहेगा, तो कुछ वर्ड्स भी आपको पकड़ने होंगे। आंसर ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यस, आई थिंक दैट मार्टिन लूथर इज अ ग्रेट ओरेटर। यस, मेरा सोचना यह है, मुझे लगता है कि मार्टिन लूथर एक ग्रेट ओरेटर हैं, यानी कि वक्ता हैं। आई थिंक अ ग्रेट ओरेटर इज ए स्पीकर हु हेल्ड अप द एक्साइटमेंट ऑफ लिसनर्स एंड इन्फ्लुएंस द माइंड्स ऑफ लिसनर्स, यानी कि वो जो भी भाषण देते हैं, जो भी बातें करते हैं, सुनने वाले लोग उनकी तरफ इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। ही मस्ट हैव अ क्वालिटी टू कोरिलेट द लिसनर्स विद द टॉपिक्स, यानी कि कोई भी टॉपिक उनको दे दिया जाए, ठीक है, कोई भी टॉपिक उनको दे दिया जाए तो श्रोता के मन में अपना प्रभाव डाल ही देते हैं। श्रोता लोग यानी सुनने वाले प्रभावित हो जाते हैं। In his speech, Martin Luther urged the people to join the freedom's movement of the Negroes and fight to their rights and justice. इसमें वो बताते हैं लोगों के स्वतंत्रता को लेकर, आंदोलन को लेकर कि आइए शामिल हो जाइए और अधिकार के लिए, न्याय के लिए लड़ने के लिए वो आग्रह करते हैं, हमें जस्टिस दिलाने के लिए वो आग्रह करते हैं। तो उनमें सारी क्वालिटी है एक ओरेटर वाली, ठीक। अगला सवाल है 3 नंबर का, व्हाट इज देयर प्लेज्ड, यानी कि तीसरा सवाल है कि उनकी प्रतिज्ञा क्या है। देयर प्लेज्ड इज टू मार्च अहेड द नेवर टू बैक कम, यानी कि उनकी प्रतिज्ञा है कि हम लोग कभी पीछे नहीं मुड़ के देखेंगे, हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। दे आर नॉट सेटिस्फाइड अनटिल दे डू राइट देयर मार्च फ्रॉम फ्रीडम, यहाँ फ्रीडम है मेरे भाई, एम्स गैप नहीं है। एंड जस्टिस विल कंटिन्यू अनटिल द गोल इज अचीव, यानी कि
वो संतुष्ट नहीं होते हैं, तब वो संतुष्ट नहीं होते हैं जब वे अपना अधिकार प्राप्त नहीं कर लेते हैं। वो बोलते हैं कि जब तक हमारा अधिकार प्राप्त नहीं होता हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। और स्वतंत्रता एंड यानी कि टू मार्च अहेड एंड जस्टिस और फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता के लिए, न्याय के लिए लड़ने के लिए वो आग्रह करते हैं सभी लोगों से कि हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे जब तक हम लोग को ये भेदभाव वाली जो प्रथा है खत्म नहीं हो जाती, तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे, पीछे नहीं मुड़ के देखेंगे जब तक ये चीज़ें खत्म नहीं हो जाती। कारे गोरे है ना, और लोगों को लेकर जो भेदभाव था, काले गोरे, इस तरह से। व्हाट इज द ट्रायल एंड टिबुलेशन ऑफ ऑथर टॉक अबाउट, यानी 4 नंबर का सवाल है मेरे भाई, अच्छे से समझना, मजा आता है भाई। देखो जब आप पढ़ाई करते हो ना अच्छे तरीके से तो बिल्कुल भी मजा आता है चीजें करने में, ठीक है। तो अगला सवाल है 4 नंबर का कि लेखक किस परीक्षण और कलेश के बारे में बात करते हैं। कलेश समझते हो ना, ये सब जो भी चीजें गलती हो रही है, ट्रिब्यूलेशंस, ट्रायल टू ट्रिब्यूलेशंस के बारे में क्या ट्राई करते हैं। ट्रायल एंड ट्रिब्यूलेशन, द ऑथर टॉक्स ऑफ दोज difficulties, pain and suffering the people faces when they raise their voice against justice and discrimination। यानी कि वो कहते हैं कलेश को लेकर, परीक्षण को लेकर कहते हैं कि लेखक उन कठिनाइयों का दर्द और पीड़ाओं की बात करता है जिनका सामना लोग तब करते हैं जब वे न्याय और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाते हैं। तो वही चीजें हैं यार, जब आप किसी चीज के अगेंस्ट में आवाज उठाते हो, किसी चीज को जस्टिस पाने के लिए, तो वही चीजें हैं, तो उनकी सहायता वो करते हैं। समझ में आ गया ना, कठिनाई के बारे में वो बताते हैं, कोशिश करते हैं। एंड अगला है B.3 क्वेश्चन आंसर आ गया, उसमें का बता दिया। दिस इज आवर होप, व्हाट इज होप, यानी कि पहला सवाल है कि यह हमारी आशा है, तो आशा जो हमारी है वह क्या है। द होप इज द ड्रीम डेट एवरी वैली शुड बी एक्सॉल्टेड, यानी कि ये कह रहे हैं कि उम्मीद ही एक सपना है जो हर घाटी मतलब बुलंद हो, हर क्षण बुलंद हो। एवरी माउंटेन्स एंड हिल्स शुड बी लो, ये कह रहे हैं क्या कि जो भी पर्वत है, टीला है, वो नीचे होना चाहिए, समझ रहे हो। एंड थ्रो एंड इज कुक्ड शुड बी मेड प्लेन एंड स्ट्रेट, ये कह रहे हैं कि समझना उबड़ खाबड़ जो टेढ़े मेढ़े सीधा बनना चाहिए उन सबको। एंड द राइट ग्लोरी ऑफ डेल विल बी डिस्प्लेड टू ऑल, यानी कि सभी को एक समान मानना चाहिए। द रिच एंड द प्योर विल बी सीट टुगेदर, कोई धनी हो चाहे गरीब हो, एक साथ बैठने का हक होना चाहिए। ही एक्सेप्ट देयर मस्ट कम ट्रू वन अ डे, और ये मेरी मनोकामना है, ये मेरी इच्छा है कि एक दिन ये अवश्य होगा। ये क्या कहते हैं कि ना गरीब में ना अमीर में भेदभाव हो, ना कार्य में, ना काले गोरे में भेदभाव ना हो, सभी लोग एक समान हो, सभी लोग खाना बनाए तो एक साथ बैठ के खाए, इस तरह से हो, भेदभाव ना हो, ठीक है, ऊंच नीच वाली। अगला सवाल, इफ अमेरिका इज टू बी अ ग्रेट नेशन व्हाट मस्ट बिकम ट्रू, यानी कि यदि अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनना है तो क्या उन्हें करना चाहिए। ध्यान से देखो, इफ अमेरिका बिकम अ ग्रेट नेशन, अगर इन अमेरिका को एक बड़ा राष्ट्र, महान राष्ट्र बनना है, इट मस्ट नॉट ओवरलुक द प्रॉब्लम्स द नेग्रोज, तो नेग्रोज लोगों के प्रॉब्लम्स को अनदेखा नहीं करना चाहिए। दे शुड बी ग्रांटेड देयर राइट्स एंड सिटीजन्स, द प्रैक्टिस ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मस्ट बी इरेडिकेटेड, यानी कि वो क्या कहते हैं कि उन्हें नागरिक के रूप में उनका अधिकार दिया जाना चाहिए, यानी कि वो अगर सिटीजन है, वो सिटीजन है तो उनका अधिकार देना चाहिए भाई, ठीक है, मतलब भेदभाव नहीं करना चाहिए। द नेशन शुड नॉट बी द वेलफेयर ऑफ नेग्रोज हु आर द नेटिव ऑफ अमेरिकास, ये कहते हैं कि भेदभाव की प्रथा को खत्म हो जाना चाहिए। देश जो अमेरिका के मूल निवासी हैं, नेग्रोज लोग जो हैं, जो नेग्रो लोग हैं जो अमेरिका के मूल निवासी हैं, उन सबको पूरा अधिकार होना चाहिए, समझ रहे हो। तो वही चीज़ के लिए कामना करते हैं कि उनको कल्याण के रूप में कार्य करे जो सरकार है अमेरिका की, है ना, जो लोगों को आगे बढ़ाए, भेदभाव ना करे, ये सारी चीज़ें। वाई एंड वेन विल दे थैंक द अलमाइटी, यानी तीसरा सवाल है कि वो ईश्वर को कब धन्यवाद देंगे, ठीक है, यानी कि ईश्वर को कब वो धन्यवाद देंगे, उनके साथ क्या हो जाएगा, वो क्या चाहते थे जो पूरा हो जाएगा तब धन्यवाद देंगे। दे विल थैंक द अलमाइटी व्हेन फ्रीडम्स एंड रिंग एवरी विलेजेस सिटीज इन द स्टेट्स, वे ईश्वर का शुक्रिया तब अदा करेंगे जब हर गांव और शहर और प्रदेश में when the black and whites Jew and gentilize the, यानी कि शहर में, गांव में, प्रदेश में आज़ादी का डंका बजेगा जब काले और गोरे यहूदी और अन्य जाति वाइट एंड ब्लैक्स, ये जो काले गोरे का भेदभाव है एक जब खत्म हो जाएगा, ठीक है,
Protestants and the Catholics will join their hands and will sing the songs of equality. They will thank Almighty. तो कहते हैं कि जो प्रोटेस्ट लोग हैं, जो ये भेदभाव करते हैं, अगर ये सारे ज्वाइन हो जाए, एक साथ मिल जाए, अपने हाथ को मिलाए, साथ में गाना गाए, इक्वलिटी से रहे, यानी समानता पूर्वक रहे, दे विल थैंक ऑलमाइटी, तब मैं ईश्वर को धन्यवाद करूंगा। तो इतना चीज़ें समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आंसर डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा। तो सब्सक्राइब करो भाई। एज वी वॉक वी मेक द प्लेज डेट वी सेल, यानी पहला सवाल है कि जैसे जैसे हम चलते हैं हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम ऐसा करेंगे। तो कैसा करेंगे मेरे भाई? ऑलवेज मार्च अहेड, मतलब हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे। ये ऑप्शन याद रखना, डी नंबर का, हमेशा हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ऑलवेज मार्च अहेड। एक चीज़ बताऊं मेरे भाई, एक चीज़ बताऊं आपको, आपका हिंदी नहीं देता एग्जाम में, ठीक है, तो इंग्लिश वर्ड्स आपको थोड़े मोड़े तो याद करने होंगे, आप बच नहीं सकते इससे। तो यहाँ से रहो, सारी चीज़ें डिटेल में। द स्लम एरिया डेंसली पॉपुलेटेड बाई एन आइसोलेटेड कम्युनिटी ही इज मार्क्ड बाई, यानी कि जो स्लम एरिया था, जो समुदाय वाली जो आबादी थी, जहाँ पर लोग रहते थे स्लम के अंदर, उस क्षेत्र को चिन्हित किया गया था, मार्क किया गया था, ठीक है। तो मार्क किया गया था मेरे भाई घेटो के लोगों को, घेटो के लोगों को, ठीक है। मार्क मतलब वो जो स्लम था ना, वो घेटो कहलाता था, याद रहेगा ना। यहूदी बस्ती, घेटो मतलब होता है यहूदी की बस्ती। क्या होता है? यहूदी की बस्ती। अगर आपको इंग्लिश में नहीं याद होता तो याद रख लो, यहूदी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है 3 नंबर का, किंग इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, यानी 3 नंबर का सवाल है कि राजा को महानतम में से एक माना जाता है। तो राजा को तो कलाकार नहीं माना जा सकता ना, बताओ अब महानतम में से क्या माना जाता है एक राजा को? तो एक राजा को एक ओरेटर माना जाता था, ठीक है, मतलब जो ओरेटर था वही तो यार, उसकी महानता गजब थी, है ना, बहुत बढ़िया। एंड अगला सवाल है आपका 4 नंबर का सवाल है कि द ऑथर एडवोकेट्स, यानी कि 4 नंबर का आपका सवाल है, ध्यान से, कि लेखक वकालत करता है, लेखक वकालत करता है, द ऑथर एडवोकेट्स, तो किस चीज के प्रति करता है? तो 4 का ऑप्शन ए होगा, नॉन वायलेंट स्ट्रगल के खिलाफ, यानी अहिंसक संघर्ष के खिलाफ, जो चल रहा था ना, काले गोरे में अंतर चल रहा था, भेदभाव चल रहा था, उन सभी के खिलाफ। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज बॉर्न, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो आई हैव अ चैप्टर के ड्रीम के मतलब एक राइटर हैं, लेखक हैं, उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था मेरे भाई 1929 में। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको? बी नंबर का, बहुत बढ़िया, बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। आराम से करो ना, चीज़ें बिल्कुल भी दिमाग में जाएंगी, शांति से सुनो, वर्ड्स को पकड़ो। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज एसासिनेटेड, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को मार दिया गया था, हत्या कर दी गई थी। एसासिनेशन मतलब होता है हत्या, ठीक है। तो कब मारा गया था? तो 6 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 4 अप्रैल को मारा गया था। कब? 4 अप्रैल को मारा गया था, याद रखना, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल हम लोग करेंगे 7 नंबर का, किंग वॉज एसेसिनेटेड इन, अब राजा को मार दिया गया था, तो राजा को 1968 में मारा गया था, याद रखना, कब? 1968 में। एंड अगला सवाल है 8 नंबर का, आई हैव अ ड्रीम इज स्पीच डिलीवर्ड बाई किंग ऑन, यानी कि आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है जिसे डिलीवर किया गया था। तो बताओ, डेट आपको बताना है। चलो 4 ऑप्शंस तुम्हें दिख रहे हैं, अच्छे से बताओ कि कौन सा डेट होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे भी क्वेश्चंस झकास है, इंपॉर्टेंट वाला, तो तुम्हें बताना है। देखो 28 अगस्त 1963, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ए नंबर का ऑप्शन दिख रहा है। इस दिन को भाषण दिया गया था, अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। अगला 9 नंबर का सवाल है, अमेरिका गेव द नेग्रोज पीपुल, अमेरिका ने नेग्रोज लोगों को क्या दिया? बताओ, अमेरिका ने नेग्रोज के लोगों को क्या दिया था? तो 9 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल भी राइट, बहुत बढ़िया, एक बैड चेक दिया था, एक बैड चेक, ठीक है, मतलब खराब चेक दे दिया था, ठीक है। अगला है 10 नंबर का सवाल, बाय द सिंगिंग ऑफ द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन ऑफ होप्स, प्रोक्लेमेशन ऑफ होप्स, यानी कि 10 नंबर का सवाल है कि आशाओं की मुक्ति उदोसड़ा पर हस्ताक्षर करके, यानी कि आशा जो थी उन लोगों को, उन लोग के आशा को हस्ताक्षर करके क्या कर दिया गया था? तो कर दिया गया था रिमेन अनफुलफिल्ड, रिमेन अनफुलफिल्ड, यानी कि अधूरा ही छोड़ दिया गया था, अधूरा रह गया था, क्योंकि उन लोगों ने बैड चेक दे दिया था ना, बकवास चेक। अगला 11 नंबर का सवाल है, टू ओवरलुक द नेग्रोज वुड बी, यानी 11 नंबर का सवाल है कि नेग्रोज को नज़रअंदाज करना पड़ा था,
नजर अंदाज आप बोलते हो ना, हाँ नजर अंदाज करना पड़ा था। तो 11 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी। ठीक है, फटल, फटल का मतलब समझते हो क्या, घातक, है ना, घातक रूप से नजर अंदाज कर दिया गया था। अगला, बाय द नेग्रोज मेड द प्लेस्ड डैट दे विल ऑलवेज, यानी कि 12 नंबर का सवाल है, बहुत आराम से करा रहा हूँ। नेगरों ने प्रतिज्ञा की थी कि वे सदैव कैसा रहेंगे, ओहो बहुत बढ़िया, मार्च अहेड, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते रहेंगे। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी राइट है, पहला क्वेश्चन ही मैंने इस तरह से कराया था ऑब्जेक्टिव्स में। एंड अगला 13 नंबर का सवाल है कि हाउ मेनी टाइम्स किंग रिपीट्स दैट वी कैन नॉट सेटिस्फाइड, जो राजा था वो कितने बार रिपीट करा था, यानी कि दोहराया था, हम संतुष्ट नहीं हो सकते, इस वर्ड को, वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, इस चीज को कितने बार दोहराया था। तो 13 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा होगा सी, यानी कि पूरे के पूरे 5 बार दोहराया था। ठीक है, बहुत बढ़िया, 5 बार, 5 टाइम्स। अगला है द वर्ड मोमेंटस स्टैंड फॉर, मोमेंटस वर्ड का मतलब क्या होता है, आपको बस इतना बता देना है। ठीक है, तो मोमेंटस शब्द का मतलब जो होता है ना, वो होता है वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण। सी नंबर का ऑप्शन राइट होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 15 नंबर का सवाल है दे हैड अ ड्रीम दैट वन डे दे वुड, यानी कि 15 नंबर का आपका सवाल है कि वे कठिन स्वप्न देखते हैं कि एक दिन ऐसा ही करेंगे। तो ये बातें कौन कहता है, बताओ किस चीज के खिलाफ वो देखते हैं, स्वप्न। तो स्वप्न देखते हैं गेट देयर राइट्स, कि कब आज़ादी मिलेगी। ठीक है, कब आज़ादी मिलेगी, इस चीज़ के मतलब कब हमें अधिकार प्राप्त होगा, इस चीज़ के प्रति वो स्वप्न देखते हैं। 16 नंबर का सवाल है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट, यानी 16 नंबर का सवाल है कि नस्लीय भेदभाव का विरोध किया जाता है। रेशियल मतलब नस्लीय, नस्ल को लेकर भी भेदभाव किया जाता था। तुम्हारे सामने 4 गो ऑप्शन से फटाफट से बता दो कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल भी इसमें राइट होगा। तो इसमें ह्यूमन राइट्स, यानी कि मानव को लेकर, ठीक है, यानी कि मानव के अधिकारों को लेकर ऐसा था। अगला सवाल है 17 नंबर का, आई हैव अ ड्रीम इज रिटेन बाई मार्टिन लूथर किंग जूनियर, तो सबको पता है कि इन्होंने लिखा था। एंड अगला सवाल है मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैज रिटेन द लेसन, तो उन्होंने आई हैव अ ड्रीम लिखा है, यही तो आप चैप्टर पढ़ रहे हो, 4 चैप्टर है आपका। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला 19 नंबर का सवाल है कि आई हैव अ ड्रीम इज अ पार्ट ऑफ स्पीच डिलीवर्ड बाई, यानी 19 नंबर का आपका सवाल है, ध्यान से सुनो, आई हैव अ ड्रीम एक पार्ट है स्पीच का, इसे किसने डिलीवर किया, इसे किसने दिया था। तो 19 का आपको बताना है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने भाषण दिया था, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है 20 नंबर का, मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग्स टू, यानी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे। बिलोंग का मतलब आप जानते हो, माने कहाँ से संबंध रखते थे। तो 20 का जो ऑप्शन होगा वो होगा डी, यूएसए से। ठीक है, यूएसए अमेरिका से, अच्छे से याद रख लेना। एंड 21 नंबर का सवाल है कि द कंडीशन ऑफ द अपवेलिंग, फिर इन द ब्लैंक्स की जगह पे क्या आएगा, इसका हिंदी बता देता हूँ, मतलब स्थिति बहुत ही भयावह थी, है ना, किस चीज़ के अकॉर्डिंग, मतलब कहाँ के लोगों को, अब तो बता दोगे, बहुत बढ़िया। नेग्रोज के लोगों की जो स्थिति थी बहुत ही भयावह थी, बहुत ही खराब थी। ठीक है, लोग बहुत ही भेदभाव किया करते थे। अगला, इज स्वेल्टरिंग विद द हॉट्स ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, यानी कि 22 नंबर का सवाल आपका कह रहा है, ध्यान से सुन लो हिंदी, अत्याचार की गर्मी से अन्याय और झुलस रहा था, यानी कि इन लोग के साथ इतना अत्याचार किया जा रहा था ना, बर्दाश्त अब इन लोग से नहीं हो रहा था। ठीक है, चीज़ें समझना ध्यान से। तो मिसिसिपी, मिसिसिपी में, ठीक है, मतलब इस तरह से इन लोगों को बहुत ज़्यादा भाई ना भेदभाव किया जाता था। अगला, वॉज अ ग्रेट ओरेटर, कौन था जो कि एक अच्छा वक्ता था, ओरेटर था जो कि बहुत ही अच्छा था। तो वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे, जिन्होंने आवाज़ उठाया था उन लोग को। ठीक है, क्या करने के लिए, न्याय दिलाने के लिए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज अ, मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या थे बताना है। चलो, यहाँ पर 4 गो ऑप्शन है तुम्हारे पास। मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या थे, तो वह एक नेग्रोज के वासी थे, नेग्रोज में ही। ठीक है, नेग्रोज। एंड अगला, नोबेल प्राइज फॉर स्पीच वॉज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नोबेल प्राइज मार्टिन लूथर को मिला था, एक ठीक है अवार्ड होता है, पुरस्कार होता है, इनको कब मिला था। तो 25 का जो ऑप्शन होगा आपका, 25 का जो ऑप्शन होगा आपका वो कौन सा होगा मेरे भाई, बताओ, इतना आपको पता है, सोचो मन में, टाइम दे रहा हूँ। 1964 में, कब मिला था, 1964 में। ठीक है, अगला है 26 नंबर का सवाल, नेग्रोज आर द फॉर्मर ऑफ अमेरिका, नेग्रोज लोग अमेरिका के थे, क्या थे, एक फॉर्मर तो यहाँ पर दे ही दिया है, बट इसका ऑप्शन आप अच्छे से बता सकते हो। ठीक है, स्लेव्स, स्लेव्स का मतलब होता है गुलाम। ठीक है,
तो फॉर्म यहाँ पर था, मतलब किस स्थिति में थे, तो गुलाम की स्थिति में, फार्मर नहीं, फॉर्म में सही। नेग्रोज आर फॉर्म्ड ऑफ द अमेरिका, अमेरिका में नेग्रोज लोग का जो स्थिति था वो किस तरह से था, स्लेव्स यानी कि गुलाम के जैसा था। किसकी तरह, गुलाम के जैसा था। इज अ डेजर्ट स्टेट ऑफ यूएसए, है ना। 27 नंबर का सवाल है, इज अ डेजर्ट ऑफ यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का रेगिस्तानी राज्य पूछ रहा है। तो 27 का जो ऑप्शन है, और ये मिसिसिपी रेगिस्तानी राज्य था, ए नंबर मिसिसिपी याद रखना, ठीक है। अगला है 28 नंबर का सवाल है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड चिल्ड्रंस, मार्टिन लूथर किंग जूनियर उनके जो बच्चे थे ना, कितने थे बताना है, बता दो भाई। ये सवाल में मजा आ गया ना, कितने थे, 4 गो थे टोटल, ठीक है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के। एंड अगला है फिर द ब्लैंक्स एडवोकेट नॉन वायलेंस स्ट्रगल्स, यानी 29 नंबर का सवाल है कि अहिंसक संघर्ष की वकालत करते थे, कौन करता था, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी राइट हो जाएगा। अगला सवाल, इस नंबर का सवाल है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज, मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या थे। अब बता दो, ये सवाल तो तुम बता ही सकते हो अच्छे तरीके से कि वो क्या थे, एक सिविल राइट्स एक्टिविस्ट थे, यानी नागरिक के अधिकार के लिए कार्यरत थे, यानी कि काम किया करते थे इंसानों को हक दिलाने का। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड हिज स्पीच इन वाशिंगटन डीसी ऑन अगस्त, मार्टिन लूथर ने जो भाषण दिया था, स्पीच दिया था वाशिंगटन के अंदर अगस्त में, तो अगस्त में डेट कितना था और ईस्वी कितना था। तो 32 का ऑप्शन देखो थोड़ा सा घुमा दिया है, 28 अगस्त 1973 पूरा डेट याद रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर अगस्त महीना का नाम भी दे दिया है, तो 28 अगस्त 1973 बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी आपका राइट हो जाएगा। एंड अगला सवाल है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि वो पसंद ही नहीं करते थे, मार्टिन लूथर जो थे वो पसंद ही नहीं करते थे। तो 33 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, किस चीज़ को लेकर वो पसंद नहीं किया करते थे, तो जो लोग रेशियल थे, रेशियल मतलब समझते हो, नस्लीय भेदभाव करते थे, उन सब को पसंद नहीं किया करते थे, ठीक है। और अगला सवाल है तुम्हारा मेरे भाई, इसमें गलत, रुको 1 मिनट, रिलीजन्स को लेकर यार, धर्म को लेकर भेदभाव, ठीक है, सॉरी, धर्म को लेकर, ठीक है। 33 का सी नंबर। आई हैव अ ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाई, आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है जिसे डिलीवर किया है मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। शायद क्वेश्चन हो गया आपका रिपीट, तो चलो हो गया आपका रिवीजन। एंड अगला सवाल है द बैक ऑफ जस्टिस इज, यानी कि लास्ट सवाल है कि न्याय का एक जो ना अधिकार है, ओ मतलब बैंक है न्याय के लिए, वो कैसा हो चुका है, बैंक करप्ट हो चुका है, मतलब न्याय अच्छे से नहीं मिल रही है। एक अलग वाक्य में ये समझा रहे हैं, तो चीज़ें समझना ध्यान से, ठीक है। यानी कि कह रहे हैं कि जैसे खाता में पैसा नहीं है तो पैसा नहीं मिलेगा, उस तरह से कहते हैं कि बैंक करप्ट हो गई है, यानी कि न्याय करने में जो सरकार है वो अब नीचे हो चली गई है, अच्छे से न्याय नहीं कर पा रही है। तो इस वर्ड से वो रिलेट करके बताते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा, आप इस वीडियोज़ को लाइक करोगे, शेयर करोगे दोस्तों में।